ठीक है। सो यहाँ पे जो अपन है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्या होता है कि अपने को रिएक्शंस दी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो रिएक्शंस दो तरह से दी जा सकती है, एक तो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में, या तो दूसरा नाम के फॉर्म में, या फिर इनका मिक्स। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हमको ये मालूम रहना चाहिए कि अगर रिएक्शन वर्डेड है बेसिकली, ओके, वर्ड में दी है, ऐसा बोल दिया है कि जैसे इथिल एसीटेट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू नो, सो व्हाट एवर द प्रोडक्ट इज़, यूजुअली अपने को एसिटिक एसिड और इथेनॉल मिलेगा। तो अपने को ये स्ट्रक्चर्स जो है ये मालूम रहने चाहिए, इज़न्ट इट। जो नाम दिए हैं उनके स्ट्रक्चर्स मालूम रहने चाहिए। कभी कभी इस तरह से भी होता है कि अपने को रिएक्शन दी है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है, मतलब पूरा डायग्रामेटिकली रिएक्शन दे दिया है और पूछा है फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा है अपने को उसका नाम पूछा है। तो तुम्हारे जो 4 चॉइसेस रहेंगे उसमें उसका नाम रहेगा। तो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको तुमको अभी क्या करना पड़ेगा, नाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, इज़न्ट इट। तो ये तुमको करते आना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर को नाम में और नाम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली ट्रू फॉर केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड हो तो उसका नाम भी तुमको मालूम रहना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी तुमको मालूम रहना चाहिए, इज़न्ट इट। तो यहाँ पे वी नीड बेसिकली दैट आइडिया कि किस तरह से अपन नाम दे सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखो, तुमने 9th-10th में पढ़ा था बेसिकली कि किस तरह से अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। वी राइट कैटायन नेम फर्स्ट, अनायन नेम सेकंड, है ना, इस हिसाब से उनको नाम देते हैं। हायर वैलेंसी लोअर वैलेंसी के हिसाब से उनको नाम चेंज करते हैं, ये अपने को मालूम है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, ओके। देर आर अबाउट आई थिंक more than 1.5 or 2 million, okay, probably more I guess, मतलब I think it's like about a few million, चलो ठीक है जान दो, few millions of organic compound है, ठीक है ना। अब सारे कंपाउंड को अपन कॉमन नाम नहीं दे सकते, इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू एक्चुअली रिमेंबर द नेम्स, इजंट इट। इवन फॉर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर कंपाउंड्स लेते हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड, तो भी वो हज़ारों में चले जाते हैं। तो उनका भी नाम अगर कॉमन नेम देखें अपन तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, इज़न्ट इट। तो हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हम डिवाइस कर सके कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन नाम दे सके, इज़न्ट इट। और ये नाम कैसा होना चाहिए, यूनिक नाम होना चाहिए। सेकंड चीज़, अगर मेरे को नाम मालूम है तो उस नाम से उसको स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। सो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इज़न्ट इट। सिर्फ नाम देके नहीं चलेगा, यहाँ पे अपने को स्ट्रक्चर को नाम भी देते आना चाहिए और नाम से स्ट्रक्चर भी बनाते आना चाहिए। समझ में आया ना। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि नाम इतने बड़े हो जाते हैं कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, मतलब बड़ा नाम है इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ओके। वी जस्ट नीड टू नो द रूल्स अगर फॉलो करोगे तो बड़ा नाम भी है तो भी तुम उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो, या कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसको भी तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ओके। इनफैक्ट देर आर सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तुम नाम में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर तुम नाम टाइप करो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसको तुम वो स्ट्रक्चर में तुमको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिखा देगा बेसिकली। तो इसके सॉफ्टवेयर, क्योंकि कुछ नाम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जस्ट थिंक अबाउट लाइक बिग ड्रग मॉलिक्यूल, कोई ड्रग है, कोई कंपाउंड है जिसमें काफ़ी सारे फंक्शनल ग्रुप है, काफ़ी सारे रिंग्स है, तो ऑब्वियसली उसका नाम बहुत बड़ा रहेगा ना, ओके। मैंने ये भी देखा है कि मतलब स्टार्ट विद द लाइन, ठीक है, स्टार्ट से नाम जाते हैं एंड दे जस्ट कीप्स ऑन गोइंग बेसिकली। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन भी भर जाती है, नाम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। इतने बड़े बड़े भी नाम होते हैं बेसिकली कंपाउंड्स के, ओके। सो वी डोंट एक्चुअली यूज़ दोज टाइप ऑफ नेम्स इन प्रैक्टिस, बट द पॉइंट इज़, क्योंकि उनको अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई नाम दे देंगे, ठीक है, एक कोई शॉर्ट नाम दे देंगे एंड दैट नेम इज़ देन अब्रीवेशन हो सकता है, बड़े नाम का कोई अब्रीवेशन कर दिया उसको, वो दे दिया और उसी नाम से वो जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग है टैक्सॉल, ठीक है ना,
दिस इज़ वन ऑफ द अर्ली एंटी कैंसर ड्रग है, टैक्सोल करके है, अभी भी यूज़ किया जाता है अभी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंसर ड्रग्स आए तो वी डोंट एक्चुअली यूज़ दैट एज मच, बट दिस वाज वन ऑफ द अर्लियर एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है टैक्सोल, ओके, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था ये स्टार्टिंग में, बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली अपटेन इट नेचुरली, तो इसको सिंथेसाइज भी किया गया लैब में, ओके। सो इट्स अ वेरी नाइस कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज़ कॉम्प्लेक्स, मतलब मैंने तुमको अगर दिखा दिया स्ट्रक्चर और बोला कि इसको याद कर लो, ठीक है ना, याद करने को भी बोला तुमको, मैंने एक दिन भी दे दिया तुमको याद करने के लिए, तो भी तुमको दिक्कत होगी उसको रीड्रॉ करने में बिना देखे, समझ में आया ना, बिना देखे रीड्रॉ करने में भी तुमको तकलीफ होगी। इवन अगर तुम कॉपी भी करते हो तो भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, ओके, टैक्सोल का। तो ऑब्वियसली इसको सिंथेसाइज भी किया गया है, इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल एक्चुअली, दिस इज़ बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग में जाता है ये, केमिकल इंजीनियरिंग बोले इट्स नॉट एक्चुअली ब्रांच की बात कर रहा मैं, इंजीनियरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब किस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते, किस तरह से उसको सिंथेसाइज कर सकते, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है, बट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेट्रोसिंथेसिस या इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमको एक डिज़ाइन करना पड़ता है किस तरह से अपन उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसका नाम बहुत बड़ा है, ओके, अगर एक्चुअल नाम देखे तो, सो वी डोंट एक्चुअली रिमेंबर दोज नेम्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दोज नेम्स फॉर एनीबडी, नोबडी विल, जिसने बनाया है कंपाउंड उसको भी पूरा नाम याद नहीं रहता, उसको अपन क्या बोलेंगे फिर, टैक्सोल ही बोलते हैं, समझ में आया ना। तो इस तरह से अपन यूज़ करते हैं, बट फॉर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो अपने सिलेबस में हैं उनके नाम हमको मालूम रहने चाहिए, समझ में आया क्या, उनके नाम, जैसे पेनिसिलिन हो गया, राइट, पेनिसिलिन का भी कोई नेम है, प्रॉपर साइंटिफिक नेम है पेनिसिलिन का, लेकिन इट्स अ बिग नेम, इट्स अ बिग कंपाउंड, तो उसको भी याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम उसका जो कॉमन नेम है विच इज़ पेनिसिलिन वो याद रखते हैं। लेकिन काफ़ी कंपाउंड्स है जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है नाम से स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर टू नाम में, समझो, तो ये अपने को आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है, तुमको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ रहा है मान लो, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है तुमको, लेकिन तुम स्ट्रक्चर टू नेम, नेम टू स्ट्रक्चर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो तुम पक्का मार खाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, तुमको नहीं जमेगा बेसिकली, क्योंकि तुमको बेसिक नहीं आ रहा है, तुम सब कुछ वर्कआउट तो कर रहे हो लेकिन फिर तुम मैच नहीं कर सकते तुम्हारे चॉइसेस, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो ये चैप्टर फंडामेंटली, इसीलिए इसको अपन ने बेसिक केमिस्ट्री में डाला है, समझ में आया ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला है इसको। सो दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको शुरुआत करते हैं अपन। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपन देखते हैं अभी ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बिफोर यू स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमको चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट अपने को मालूम रहना चाहिए, जो अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा है ना, ये दो चीज़ें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे जो चैप्टर अपन ने उसमें देखे थे उसी में सारा सब कुछ कवर हो गया था। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पोलराइजेशन, ये भी अपन ने कवर किया था, और लास्ट 2 क्लासेस में अपन ने इसको रिवाइज भी किया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझने के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं अपन, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब सबसे पहले जब साइंस था तो एक साइंस था बेसिकली, देयर वाज नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह का कुछ नहीं था। पीपल यूज टू वर्क इन अ साइंटिफिक फील्ड, दे वर डूइंग सम डिस्कवरीज इन साइंस बेसिकली। सो बिफोर द डिवीजन ऑफ द साइंस ये माना जाता था कि जो लाइफ है, ओके, उसमें जो भी चीज़ें बन रही है उसके लिए एक वाइटल लाइफ फोर्स ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक लाइफ को अगर ये करना है, प्रोपोगेट करना है, ओके, ग्रो करना है, जैसे बच्चा बड़ा होता है, ओके, तो ये जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए एक वाइटल लाइफ फोर्स की ज़रूरत होती है, तभी ये सारी चीज़ें बराबर सिंक्रोनाइज तरीके से चलती रहती है, ओके। सो ये इसको अपन वाइटल लाइफ फोर्स थियरी बोलते थे बेसिकली। ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करती थी, ये सिर्फ एक था कि ठीक है, मतलब समझ में नहीं आता है, सो लेट्स कॉल इट एज अ वाइटल लाइफ फोर्स बिकॉज वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, और जो अपने को समझ में नहीं आता उसको अपन ने एक नाम दे दिया, वाइटल लाइफ फोर्स थियरी। सो बेसिकली ये चाहिए, वी डिडंट नो व्हाट द वाइटल लाइफ फोर्स वाज, पीपल वर एक्चुअली उस समय मतलब उसको यू नो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे ऑब्वियसली, बट देयर इज़ नो सच थिंग, तो मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, ठीक है।
इसका बोलना ये था, वाइटल लाइफ फोर्स थियरी का बोलना ये था कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है अपने को, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन कंपाउंड हो गया, सिर्फ कार्बन कंपाउंड नहीं होते इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये कार्बन बेस्ड ही होते हैं। तो कोई भी अगर कंपाउंड अपने को सिंथेसाइज करना है ऑर्गेनिक, तो उसके लिए ये वाइटल लाइफ फोर्स ज़रूरी होता है। और वाइटल लाइफ फोर्स कहाँ होगा? किसी भी लिविंग स्पेसीज में ही होगा। नॉन लिविंग स्पेसीज में वाइटल लाइफ फोर्स तो हो नहीं सकता ना, बराबर है, नॉन लिविंग में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए कोई कहाँ से आना चाहिए? सिर्फ वो लिविंग थिंग से ही आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी डिकेड्स से हमको ये मालूम था कि यूरिया, ठीक है, ये कहाँ होता है? यूरिन में होता है, यूरिन में से यूरिया मिलता है, और पीपल वर एक्चुअली यूजिंग इट। ओके, यूरिन जमा करके लिटरली दे यूज टू कलेक्ट द यूरिया और इसको खद करके यूज़ करते थे, मतलब एज अ फर्टिलाइजर करके यूज़ करते थे यूरिया को। ओके, विनेगर अपने को मालूम था, विनेगर एसिटिक एसिड है, इजंट इट? तो ये भी प्लांट से ही मिलता है अपने को। प्लांट इनका जो फर्मेंटेशन करते हैं अपन, ओके, प्लांट्स के फर्मेंटेशन से उनको अपने को जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके, जैसे एप्पल हो गया या फिर ऑरेंजेस हो गया, इनका जो जूस होता है उसको फर्मेंट करके अपने को विनेगर मिलता है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, इथेनॉल, ये तो काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं अपन। इथेनॉल तो मतलब बिफोर वी कुड वॉक वी वर एक्चुअली ड्रिंकिंग अल्कोहल। हम लोग इतने दीवाने थे अल्कोहल का, ठीक है ना। बेसिकली वी नो हाउ टू फर्मेंट थिंग्स, और उससे जो चीज़ मिलती है वो था इथेनॉल। ओके, तो ये भी किसी मतलब वेजिटेबल मैटर से ही अपन लेते थे, इजंट इट? इसको अपन फर्मेंट करके इस इथेनॉल बनाते थे। तो ये हमको करना आता था, ठीक है ना। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें अपन बना भी सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग से बनाने के लिए वाइटल फोर्स थियरी चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए, वो नहीं है नॉन लिविंग में, वो सिर्फ लिविंग में रहेगा। तो किसी ना किसी लिविंग से ही हम ये चीज़ें बना सकते हैं। दैट वाज द आइडिया फॉर वाइटल फोर्स थियरी। ओके, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज जो है प्लांट ही बनाते हैं, ग्लूकोज प्लांट बनाते हैं, है ना। अब हम एनिमल ग्लूकोज नहीं बनाते, वी यूज़ प्लांट ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करके उससे अपन एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देखा किसी ने कि ग्लूकोज किसी ने लैब में बना दिया, कहीं अलग तरीके से बना दिया, ठीक है ना। सो ये नहीं हो सकता था। प्लांट ग्लूकोज अगर चाहिए तुमको तो प्लांट के सोर्स से ही तुमको ऑब्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट में वाइटल फोर्स है लेकिन हमारे जो लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट है उनमें नहीं है। ओके, उनमें हम बना नहीं सकते, प्लांट बना सकता है हालांकि। समझ में आएगा? तो इस तरह से ये वाइटल फोर्स थियरी चीज़ों को एक्सप्लेन करती थी कि ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव थियरी थी कि वी कैनॉट मेक नेचुरल थिंग्स। ओके, नेचुरल थिंग्स नेचर ही बनाएगा, हम नहीं बना सकते, आर्टिफिशियली उसको नहीं बना सकते। ओके, लेकिन ये थियरी बस्ट हो गई जब पहली बार यूरिया का सिंथेसिस हुआ बाय फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर ने एक्सीडेंटली यूरिया बना दिया, एक्सीडेंटली बनाया था, ठीक है। ही वॉज ट्राइंग टू मेक सम अमोनियम थायोसाइनेट टाइप का कोई कंपाउंड बनाना चाहता था वो। और हुआ क्या कि वो कंपाउंड तो मिला उसको, लेकिन उसने हीट किया उसको, और वो हीट करके डिकम्पोज होके यूरिया बन गया गलती से, ठीक है। अब यूरिया वॉज वेरी वेल नोन कंपाउंड, जैसे मैंने तुमको बताया, सबको मालूम था यूरिया यूरिन से मिलता है करके। तो यूरिया इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये बंदे ने, फ्रेडरिक वोलर ने, यूरिया बनाया लैब में फ्रॉम ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट एनी वाइटल लाइफ फोर्स। समझ में आया क्या? सो यूरिया बिकेम अ सिंबल कि यू कैन मेक थिंग्स इन लेबॉर्ट्री करके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तुम नॉन लिविंग चीज़ों में भी बना सकते हो। ये एक ये हो गया। बट इट वाजंट, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला इसको। इसका नोटिस तो हुआ ये, पर बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि इस वॉज जस्ट वन इंसिडेंस, और ये एक्सीडेंटली बना था। रिमेंबर, he wasn't trying to synthesize urea, because by that time nobody was trying to synthesize any organic compound. Okay, it was just an accident. He was trying to make some inorganic compound, और वो inorganic compound decompose होके यूरिया बन गया, ठीक है। उसके बाद it was acetic acid. एसिटिक एसिड बनाया गया बाय हरमन कोल्बे ने बनाया। कोल्बे का अपने को काफ़ी सारे रिएक्शंस है। ओके, दो रिएक्शन है अपने को। कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस
रिएक्शन जो होता है बहुत पॉपुलर है फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स। तो जब अपन हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे उसमें कोल्बे का इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन देखेंगे। उसने एक्चुअली एसिटिक एसिड बनाया, ओके ये भी उसने पूरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाया, कार्बन ऑक्सीजन इनको मिला के उसने एसिटिक एसिड बनाया था, ठीक है। सो दिस एक्चुअली बिकेम अ बिग हिट, क्योंकि अब ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू सिंथेसाइज एसिटिक एसिड एंड ही डिड सिंथेसाइज, वो बनाना चाहता था और उसने बनाया एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो ये एक इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई, क्योंकि एसिडिक एसिड ये विनेगर था, कभी किसी ने सोचा नहीं कि विनेगर जैसी चीज़ हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ठीक है ना। विनेगर नेचुरली ऑब्टेन होता था, तब तक आर्टिफिशियली बना सकते हैं किसी ने सोचा ही नहीं था। इसलिए एसिटिक एसिड को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, क्योंकि घर घर में था ना एसिटिक एसिड, तो अपने यहाँ भले ही यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में एसिटिक एसिड, जिसको सिदार बोलते हैं, एप्पल सिदार बोलते थे जिसको, या कोई और सिदार बोलते थे, ऑरेंज सिदार, तो इसको बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता था। पिकल्स बनाने में उसको एसिटिक एसिड का यूज़ करते थे, ड्रेसिंग, सैलड ड्रेसिंग्स, पिकल्स, इस पे एसिटिक एसिड विनेगर का यूज़ किया जाता था। तो ये जब आर्टिफिशियली बना तो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली इसको। तो अब लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि यू कैन एक्चुअली मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री, ठीक है। ये वाइटल फोर्स थियरी है ना, कोई होल्ड नहीं करती बेसिकली, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वी कैन एक्चुअली मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबॉर्ट्री, ठीक है ना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उनसे तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। अब जैसे लोगों को पता है, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट थे, दे स्टार्टेड doing things, okay, they started making alcohols and various different types of carboxylic acids और aldehyde ketones, और तुरंत में ही कुछ ही सालों में, okay, by the time we entered into 1900 or so, we already had thousands of organic compound that were synthesized artificially। समझ में आया ना, बहुत रैपिडली फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रोथ हुआ। अब पहले अपन जैसे नाम दे देते थे कंपाउंड को, यूरिया, ठीक है, यूरिया बोल रहे क्योंकि यूरिन से मिल रहा है। एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते थे अपन, क्योंकि ये वाइन प्लांट से मिलता था अपने को, इसलिए विनेगर बोल रहे अपन, ओके। ग्लूकोज क्योंकि ग्लाइक स्वीट होता है, उससे अपन ने नाम डिराइव कर दिया, क्योंकि नेचुरल सोर्स है। लेकिन अभी क्या हो गया, काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गए, रैपिड ग्रोथ हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओके। अब ये कॉमन नेम जो थे वो अपन यूज़ नहीं कर सकते, वी नीडेड अ सिस्टम। समझ में आया ना, ओके। सो इतना ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो बेसिकली बिकॉज ऑफ कार्बन, ओके। कार्बन ये एक स्पेशल एलिमेंट है, वी नो दैट वी आर एक्चुअली इन अ कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म, ओके। कार्बन जो है वो रिपीटेडली कंबाइन होता है, ओके, और ये एक प्रॉपर्टी देता है अपने को, कैटेनेशन। रिपीटेडली कंबाइन होने की प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो कार्बन शोज कैटेनेशन, ये तुमने 10th में भी पढ़ा है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 की होती है, ओके। तो इसके एक तो जैसे लॉन्ग चेन बना सकते हो तुम इस तरह से, कि ये कार्बन एटम्स कनेक्ट हो रहे और कार्बन की वैलेंसी 4 की है, सो इट कैन एक्चुअली डू दैट। इट कैन आल्सो फॉर्म ब्रांचेस, इस तरह से ब्रांचेस बना सकता है कार्बन, ओके। इट कैन आल्सो फॉर्म चेन्स, इस तरह से चेन्स बना सकते हो, लूप्स बना सकते हो, इट कैन आल्सो डू लाइक दिस, ओके। इस तरह से चेन्स बना सकता है कार्बन। सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, और ये सब कुछ स्टेबल है, ओके। कार्बन के चेन्स भी स्टेबल है, कार्बन के लॉन्ग चेन्स भी स्टेबल है। सो और इसकी वैलेंसी 4 की है, मैक्सिमम वैलेंसी बेसिकली, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल वैलेंसी में बोल रहे हैं अपन, ऑक्टेट रूल के हिसाब से अगर सोचेंगे तो 4 इज़ द मैक्सिमम वैलेंसी, इजंट इट। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन। सेकंड चीज़ हो रही है कि इसका सिर्फ ये 2 चीज़ें ही नहीं है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंस से इतनी खासियत नहीं है कार्बन की। इसकी एक खासियत और भी है कि ये खुद के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, और ये सारे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये स्टेबल है, ओके। ये भी काफ़ी स्टेबल है, अपन ने देखा है। सेकेंडली, इट कैन कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनके साथ कंबाइन होता है कार्बन, ओके। और इनके साथ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह के, और इन सम केसेस ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है फॉर एग्जांपल। तो ये सारे बॉन्ड्स भी स्टेबल है। सो इतनी सारी खूबियाँ है कार्बन में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई नेचर ने कार्बन को सिलेक्ट किया है एज द फोर्स, ओके, लाइफ फोर्स करके, कि इसी के ऊपर, इसी के टेम्पलेट के ऊपर पूरी दुनिया बैठी रहेगी बेसिकली। क्लियर है क्या, इज़ इट?
तो अगर अपन कैटेनेशन देखते हैं, जैसे ये कार्बन का कैटेनेशन, ये सिलिकॉन का, और ये मान लो सेलेनियम का कैटेनेशन, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है, फिर सिलिकॉन का, फिर सेलेनियम का, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इसीलिए कार्बन कैटेनेशन दिखाता है लेकिन बाकी के एलिमेंट्स कैटेनेशन नहीं दिखाते, क्योंकि बॉन्ड जो है वो वीक होते जाता है। अंडरस्टूड है क्या? ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाई डजंट कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड विद इटसेल्फ? मतलब ये इस तरह के बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये क्यों नहीं होता है। ना, बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना ज़रूरी होता है, इजंट इट? अब कार्बन के सिचुएशन में जैसे अपन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसमें क्या हो रहा है? ठीक है, ये इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर उसके बाद यू विल हैव पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स के लिए ये एक इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये अब ओवरलैप होगा, ये एक पाई बॉन्ड बन गया और ये एक दूसरा पाई बॉन्ड, 3 बॉन्ड। लेकिन चौथा बॉन्ड बनाने के लिए ये ऑर्बिटल्स उसको ओवरलैप करवाने पड़ेंगे, विच इज सिंपली नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ में आएगा? सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम बॉन्ड्स कार्बन कैन मेक आर एक्चुअली 3। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करवा सके, किस तरह से अपन देख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ मैं ब्रीफली इसको ओवरव्यू करवा देता हूँ। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे मैंने इथिल अल्कोहल ले लिया। इथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6O, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथिल अल्कोहल। अगर मैं किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ, जैसे C6H6, ये तुमको मालूम होगा दिस इज़ फॉर बेंजीन। लेकिन मैं अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ तो क्या मेरे को पता चलता है ये बेंजीन है? क्या मेरे को पता चलेगा ये अगर मैं लिखता हूँ C2H6O, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, तो क्या मेरे को पता चल सकता है कि ये इथिल अल्कोहल है? नहीं, ये कोई और कंपाउंड भी हो सकता है। इनफैक्ट दिस कैन ऑल्सो बी डायथिल ईथर, क्योंकि इथिल अल्कोहल और डायथिल ईथर ये आइसोमर्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ठीक है। मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और किस रेशो में प्रेजेंट है। लेकिन इसके केमिकल नेचर के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम सिर्फ एक चीज़ के लिए, मतलब 2 चीज़ के लिए बोल दो कि यूज़ कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्स कौन से हैं, ओके, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और दूसरा किस रेशो में प्रेजेंट है, इनका रेशो क्या है। अदरवाइज इट इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। सेकंड चीज़ अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये थोड़ा बेटर तरीका है रमाने का। जैसे इथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इथिल अल्कोहल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। सारे एलिमेंट्स मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मेरे को दिख ही रहा है पूरे के पूरा, एट द सेम टाइम मेरे को कनेक्टिविटी भी दिख रही है, बॉन्डिंग दिख रही है, किस तरह से एटम्स कनेक्टेड है, ओके, किस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन कनेक्टेड है, किस तरह से कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर हर बार ड्रॉ करने में दिक्कत जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये, ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। और अगर बड़ा स्ट्रक्चर है और अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊँ, सो इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बराबर है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। टू सेव टाइम आई कैन एक्चुअली शॉर्टकट इट टू दिस टाइप, ओके। मतलब क्या कर दिया मैंने, ये CH3 है तो उसको ऐसा CH3 लिख दिया है ना, और ये जो CH2 था उसको इस तरह से CH2 लगा दिया, और फिर OH को इस तरह से दिखा दिया, हो गया, ओके। सो आई कैन यूज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला। दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली, लेकिन ये इसको अपन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंस्ड। दिस इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन मेनी केसेस अपन बॉन्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ओके। सो वी कैन जस्ट राइट इट एज CH3 CH2 OH, हो गया।
दैट इज मिथेनॉल, सॉरी दैट इज इथेनॉल। ओके, तो देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, एक ही फॉर्मूला, एक ही कंपाउंड। ओके, एक्चुअली में देखा जाए जैसे ब्यूटेन ले लिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, दैट इज़ अ ब्यूटेन, एन ब्यूटेन बोलते हैं इसको। ठीक है, हम नाम कैसे देते हैं आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा नाम को लेके कुछ ज़्यादा ये मत करो, आगे आएगा तुमको। ऑलराइट, तो ये एन ब्यूटेन है। इसमें देखो कैसा दे रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, बराबर है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। अब ड्रॉ करते समय मैं ऐसा तो ड्रॉ नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन, पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल काम है ना। मैं लिखते समय इसको इस तरह से लिखूंगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये सबसे कॉमन तरीका है स्ट्रक्चर को लिखने का, सबसे कॉमन तरीका। लेकिन मैं इसको स्ट्रेट लाइन में ना लिखते हुए आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। समझ में आया क्या? इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू द कंपाउंड, ये जस्ट डिफरेंट वेरिएशंस है सेम कंपाउंड के। तो ये तुमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है ब्यूटेन, इसका मतलब दैट इज़ नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूटेन। ठीक है, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है ब्यूटेन का, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। अंडरस्टूड है क्या? ओके, नेक्स्ट 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D, अब कुछ केसेस में अपने को 3D में रिप्रेजेंट करना ही पड़ता है मॉलिक्यूल को, अदरवाइज हमको पूरा पिक्चर ही नहीं दिखता। ठीक है ना, तो इन सम केसेस वी जस्ट नीड टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये लिखाना है CH4 मीथेन। ठीक है, अब देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, दैट इज इट सेल्फ इज़ द कंपाउंड। लेकिन अगर 3D में देखूंगा तो मेरे को काफ़ी डिटेल पता चलता है इसके बारे में। मेरे को पता चलता है कि ये देयर इज़ अ कार्बन इन द सेंटर एंड देन वी हैव 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स दैट आर कनेक्टेड टू दिस कार्बन। और मेरे को 3D रिप्रेजेंटेशन में इसका शेप भी पता चलता है, दिस इज एक्चुअली टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ये अभी हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने देखा है। दूसरा ये भी पता चलता है अपने को कि इसमें जो 4 हाइड्रोजन है दीज आर बेसिकली आइडेंटिकल, इसमें इसका बॉन्ड एंगल अपने को पता चला 109.5। तो काफ़ी डिटेल्स अपने को पता चलता है 3D में एंड वी कैन यूज़ दैट। ठीक है, लेकिन 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए देर आर सर्टन नोटेशंस जो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। समझ में आया? ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअल मॉलिक्यूल देखो इस तरह से दिखेगा 3D में। ओके, मेरे को क्या करना है, इसको इस तरह से दिखाना है। ओके, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी 2 बॉन्ड मैं प्लेन में लेता हूँ। ओके, नॉट नेसेसरीली कि 2 ही लेना है, लेकिन इन जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ये 2 बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये एक प्लेन में है, प्लेन जो अपना स्क्रीन का जो प्लेन है, ओके, या पेपर का जो प्लेन है, उस प्लेन में ये है, उसी प्लेन में है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन की जो डैश्ड वेज लाइन जो आ रही है, डैश्ड वेज लाइन, ठीक है, ये स्क्रीन के पीछे के साइड में जा रही है, और जो सॉलिड वेज लाइन होती है वो अपने तरफ आ रही है स्क्रीन के। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 लाइन्स है दे आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन ऑफ द पेपर हो गया। ये पीछे जा रहा है स्क्रीन के पीछे, और ये स्क्रीन के सामने मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है। सो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। ओके, और कभी कभी ये अपने को बहुत ज़्यादा काम का होता है। आइसोमेरिज्म जब अपन देखेंगे तो उसमें अपने को इसको यूज़ करना पड़ता है 3D रिप्रेजेंटेशन को। क्लियर है क्या? ओके, इसमें भी अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ओके, वी ऑल्सो डू सिंप्लीफाई, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसको 3D में रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सिंपल मॉलिक्यूल को तुम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो 3D में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को नहीं कर सकते। सो वी सिंप्लीफाई इट। ओके, किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं वो अपने को आगे पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज स्केलेटल अरेंजमेंट। ये सबसे बढ़िया है, बेस्ट। ओके, ये सीख लो तुम। स्केलेटल अरेंजमेंट जो है ये सीखना है तुमको। ठीक है, किस तरह से बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे अपन ने ब्यूटेन अभी देखा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है ना, ये ब्यूटेन हो गया। अब रादर देन राइटिंग ऑल दिस, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली ड्रॉ लाइन्स। इसको अपन बोलते हैं सिर्फ स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इसमें जो स्केलेटन है वो कार्बन का है, 4 कार्बन कनेक्टेड है, इजंट इट? इस तरह से ये 4 कार्बन इसको कनेक्टेड है। तो अगर मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि कार्बन की चेन है और उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, अगर मेरे को ये समझ में आ जाता, आई कैन सिंपली ड्रॉ द स्केलेटल अरेंजमेंट।
इजंट इट? यहाँ पे मेरे को क्या करना है स्केलेटल अरेंजमेंट में, वेरी सिंपल, ठीक है, जो कार्बन का जो स्केलेटन है वही ड्रॉ करना है विथ डिसरिगार्ड टू हाइड्रोजन्स, ओके, हाइड्रोजन्स ड्रॉ करने ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, देयर आर 2 कार्बन्स, यहाँ पे एक कार्बन है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रेट चेंज आ रहा है, जहाँ पे ये बेंड होगा वहाँ पे अनदर कार्बन है, फिर से जहाँ पे ये बेंड हो रहा है वहाँ पे अनदर कार्बन है, और ये हो गया टर्मिनल कार्बन, ठीक है। तो अगर मैं इनको ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये इसका स्केलेटन हो गया, ओके। अब मेरे को क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड करना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी की होती है, 4 की, तो मेरे को हर जगह 4 की वैलेंसी ध्यान में रखते हुए बॉन्ड बनाने हैं, और वहाँ पे तुम हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर दो, हो गया काम। देखोगे तो तुमको क्या मिल रहा है, CH3 CH2 CH2 CH3, यही मिल रहा है, isn't it? So this is actually one of the quickest way to draw structure, ठीक है, सबसे क्विक तरीका है, ठीक है, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इजी ऑल्सो बिकॉज तुमको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना नहीं पड़ता, वंस यू गेट यूज टू इट, इट बिकम्स इमीजिएटली ऑब्वियस कि कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे कैसे है। सिर्फ क्या करना है कि अगर कोई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उनको अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है, C एंड C। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये दिखा रहे हैं अपन डबल बॉन्ड, एंड देन यू रिप्रेजेंट दैट विथ हाइड्रोजन्स, ओके, हाइड्रोजन्स ड्रॉ कर लो। देखो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हैं, एक जगह खाली है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं, 2 जगह खाली है, हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। तो इसको अगर तुम लिखते हो तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैं बीच के बॉन्ड नहीं दिखा रहा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड दिखा दिया मैंने यहाँ पे टू इंडिकेट दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो मैंने नहीं दिखाया, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू, ठीक है। इस तरह से स्टार्टिंग में अपने को ऑब्वियसली सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, ठीक है ना। सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, स्टार्टिंग में ये करना है, बाद में ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये आइसोमर्स है, दोनों का सेम स्ट्रक्चर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है। यहाँ पे टर्मिनल पे आ रहा है ना, ये टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। नाम के ऊपर फिलहाल ध्यान मत दो, नाम अपन देखेंगे आगे कैसा देते हैं। सो यहाँ पे उसी तरह से मैं ड्रॉ कर सकता, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तुम, ठीक है। अगर कोई अलग फंक्शनल ग्रुप है तो वो अपने को पूरे के पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्यूटेनॉल दिखा रहा हूँ मैं, है ना, अल्कोहल है, 1 2 3 4 कार्बन है और OH है। तो अगर मैं लिखता हूँ इसको, इट विल बिकम CH3, यहाँ पे आके आ जाएगा CH2 आ जाएगा, जहाँ पे भी जॉइंट आता है इस तरह का वो हो गया CH2, ओके, एंड देन अगेन CH2 एंड देन OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसी तरह से इसको अगर ड्रॉ करना है, पहला CH3, टर्मिनल हमेशा CH3 ही रहेगा, बीच वाला CH2। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है OH है ना, तो इस कार्बन के पास अब एक ही जगह खाली है, तो ये हो जाएगा CH, ओके, दिस इज CH एंड देन अगेन CH3। ये अंडरस्टूड है क्या? अगर मान लो कोई मतलब बड़ा सा ग्रुप है, जैसे CH3 हो गया, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ CH3, ठीक है, मैं बड़ा सा कंपाउंड बना रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं अपन थोड़ा, CH3, ओके, CH2 COOH। आगे ये भी सीखेंगे कि इसको नाम कैसे देते हैं, ओके। इसको इस तरह से लिखता हूँ मैं, C डबल बॉन्ड OH, ओके, कार्बोक्सिल ग्रुप ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज टू डू द जिगजैग चेन, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दो। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, नाम दे दो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन की चेन बना लो, 1 2 3 4, जिगजैग हो गया। अब 5वां कार्बन जो है वो कौन सा है, कार्बोक्सिल, तो ये पूरे के पूरा फंक्शनल ग्रुप तुमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा,
ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ओके, सो 1 2 3 एंड 4। अब सेकंड पे क्या है, मिथिल ग्रुप है। मिथिल ग्रुप क्या दिखाएंगे, एक डंडी। यहाँ पे 2 मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे 2 डंडी। इस तरह से दिखाओ, समझ में आया? या तो इस तरह से दिखा सकते हो या तो इस तरह से दिखा सकते हो। ये क्लियर है क्या? जैसे यहाँ पे दिया है ना, एक ऊपर एक नीचे, वैसा दिखाओ या फिर इस तरह से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, 2 डंडे बोले तो 2 मिथिल ग्रुप। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली ड्रॉ। जैसे तुमने देखा ना, फटाक से मैंने ड्रॉ कर सका ये स्ट्रक्चर को। ओके, जैसे मान लो कोई बहुत साइक्लिक कंपाउंड है, CH2 CH2, है ना। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, है ना। तो ये इस तरह से CH3 यहाँ पे आ गया, एक CH3 यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मैं CH कोई दूसरा चेन ड्रॉ करता हूँ, CH2 CH3 प्रोपिल चेन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे को ड्रॉ करना है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, नो, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा ये 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग है, तो इसको मैं ड्रॉ कर दूंगा 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग। ये बेंड आ रहा है, मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब मेरे को देखो, ये ध्यान में नहीं रखना पड़ता है कि मेरे को यहाँ पे CH लिखना है या क्या लिखना है। ओके, आई जस्ट ड्रॉ द कार्बन रिंग, और जहाँ जहाँ मिथिल ग्रुप है या जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वो मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया, ये 2 मिथिल ग्रुप दिखा दिया मैंने। अब मेरे को यहाँ पे दिखाना है कौन सी रिंग है, 1 2 3 चेन है ना, 3 कार्बन की चेन है, तो वो दिखा दूंगा मैं। 1 2 3 हो गया, सॉरी 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये प्रोपिल चेन दिखा दिया मैंने बड़े आसानी से, ठीक है। कहीं पे अगर मान लो डबल बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये कर दिया मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड करना है तो हाइड्रोजन्स मेरे को निकालने पड़ते हैं ना, ये डबल बॉन्ड है, तो मैं आप बड़े आसानी से डबल बॉन्ड भी दिखा सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है, अगर सिंपली शो। ओके, सो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस कम रहते, बिकॉज वी डोंट हैव टू वरी अबाउट लिटिल थिंग्स। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि तुमको पता चले कि किस तरह से वैलेंसी ऑफ कार्बन इज प्लेइंग द रोल। ओके, हर केस में वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है कि इन एनी स्केलेटल अरेंजमेंट या स्केलेटल स्ट्रक्चर हम कार्बन या हाइड्रोजन नहीं दिखाते अनलेस दैट कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे यू कैन सी हम हाइड्रोजन दिखा रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड OH ग्रुप इज अ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था कार्बोक्सिल ग्रुप अपन देखा, यहाँ पे अपन कार्बन दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसी तरह से यू कैन हैव समथिंग लाइक अल्डेहाइड ग्रुप, ये अल्डेहाइड ग्रुप हो गया। ओके, तो ये दिखा रहे हैं अपन कार्बन यहाँ पे। ओके, देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे अपने को कार्बन दिखाना पड़ता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये जब अपन फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल का बात नहीं है, वी जस्ट स्टार्टेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे स्ट्रक्चर देखोगे तुम तो पता चल जाएगा। हाँ, ऑब्जर्व करना तुम्हारा काम है, मैं दिखाऊंगा तुमको स्ट्रक्चर, आई विल ट्राई टू इवन रिमाइंड यू, लेकिन ये तुमको ऑब्जर्व करना, अटेंशन रहना चाहिए, इजंट इट। एक रिव्यू क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड करेक्टली बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। बताओ, थोड़ा सा अगर केयरफुली ऑब्जर्व करते हो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, C3H कितने हैं, ओके 3 और 4 7, ओके 7 और 1 8 और 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी यही आएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला ये तीनों कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, तीनों कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इनको अपन बोलते हैं आइसोमर्स। तो ये तीनों कंपाउंड्स क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स के ऊपर एक चैप्टर ही है अपना, मतलब टॉपिक है ये अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है अपना दैट इज़ बेसिकली अवर आइसोमर्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बाद अपन आइसोमर्स देखते हैं, तो पहले अपने को काफ़ी अच्छे से नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग की बात है तो काफ़ी कम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मालूम थे। देखो पहला ऑर्गेनिक हमने यूरिया सिंथेसाइज किया था, है ना, एसिडिक एसिड, कुछ ऑलरेडी हमको मालूम थे जैसे ग्लूकोज हमको मालूम था, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको ऑलरेडी मालूम थे, तो ऐसे बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं थे, मे बी, है ना, कुछ 100 या 1000 तक कंपाउंड्स मे बी वी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनिशियली,
ठीक है ना। तो ये रेगुलर यूज़ में भी थे, जैसे एसिटिक एसिड ये रेगुलर यूज़ में था, उसको अपन विनेगर बोलते थे, ठीक है। यूरिया जो कंपाउंड था वो यूरिन से मिलता था, इसलिए उसको यूरिया बोलने लग गए अपन। तो बिकॉज वी नो दिस कंपाउंड्स वर इन यूज, तो उसका जो भी सोर्स है या फिर जो भी उसका एटमोलॉजी है उसके हिसाब से उसको अपन ने नाम दे दिया, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं इसको लेके, है ना। ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल, ओके, ग्लूकोज को ग्लूकोज इसलिए बोलते, ग्लाइक्स ये मीनिंग ग्रीक में होता है स्वीट, ओके, ग्लूकोज स्वीट होता है इसलिए उसको ग्लूकोज। ओलेफिन ये फ्रेंच में ऑयल फॉर्मिंग होता है, ओलेफिन ऑयल फॉर्मिंग, तो ऑयल जितने भी होते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस जितने होते हैं, ओके, इनको अपन ओलेफिन बोलते हैं, ठीक है ना। सो इसेंशियली हम उनको अलग अलग तरीके से नाम देते थे, इसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था, ये भी नहीं मालूम था कि ये किस तरह से आए, कोई डेरिवेशन आता था कि किसी लैंग्वेज में इसको कोई कुछ बोल रहे हैं और उससे फिर इसको डिराइव करके कोई इंग्लिश में नाम आ गया, है ना। तो जैसे अकॉर्डिंग टू सोर्स बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़, या फिर अकॉर्डिंग टू इवन स्ट्रक्चर, जब डेवलप हुए, जब वी आर एबल टू एक्चुअली सिंथेसाइज कंपाउंड्स, ठीक है ना, तो हमको उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम देने लग गए। जैसे पेंटेन, मिथिल क्लोराइड, पेंटेन में 5 कार्बन है, मिथिल क्लोराइड में मिथिल ग्रुप और क्लोरीन है। सो भैया पेंटेन में 5 कार्बन है, मिथिल क्लोराइड इसमें मिथिल ग्रुप और क्लोराइड आयन है या क्लोरीन ग्रुप है। सो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन इसको नाम देते थे, ओके। जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन यही 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में 2 एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, इनसे बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन, ठीक है, C6H6 दैट इज हाइड्रोकार्बन, ओके। CH4, ओके, C2H6, ये जितने भी कंपाउंड्स आएंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक किसी रेशियो में है, मे बी देर इज़ अ डबल बॉन्ड, मे बी देर इज़ नॉट अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ भी रहे, अपने को कोई लेन देन नहीं है उसके। C2H2 ये इथीन हो जाता है, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड रहो, ट्रिपल बॉन्ड रहो, सिंगल बॉन्ड रहो, इट इज़ नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन अगर प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे जैसे कंपाउंड्स ऐड होते गए वैसे वैसे इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू नेम देम कॉमनली, तो इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया, ओके, इसको अपन बोलते हैं आईपैक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यही सिस्टम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी है, यही सिस्टम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी है, और फिर कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, मतलब रूल्स अलग अलग है ऑब्वियसली, लेकिन इट कम्स अंडर द सेम आईपैक कमेटी, ठीक है। आईपैक कमेटी फॉर्म की गई, दुनिया भर के साइंटिस्ट इसमें आए, उन्होंने अपने सजेशंस दिए और फिर कुछ रूल्स फॉर्मुलेट किए गए, उस रूल्स के हिसाब से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं, ओके। देखो गोल क्या होना चाहिए जब नाम दे रहे हैं अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो व्हाट शुड बी द गोल ऑफ इट, ठीक है ना। गोल ये होना चाहिए कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सिर्फ एक ही नाम रहेगा, दूसरा नाम नहीं रह सकता, ओके, ओनली वन पॉसिबिलिटी। इन सम केसेस देर आर सर्टन एक्सेप्शंस, कुछ अल्टरनेट नाम्स अप्रूव किए गए हैं बाय आईपैक कमेटी ने। अल्टरनेट मतलब देर आर सर्टन कंपाउंड जिनको एक से ज़्यादा नाम भी है, अप्रूव किए गए हैं, ओके। बट गोल जनरली ये होता है कि जस्ट वन नेम, ओके, फॉर एनी कंपाउंड, देर इज़ नो अदर कन्फ्यूजन बेसिकली। सेकंड चीज़ ये होता है कि अगर नाम इस तरह से अपन फॉर्मुलेट किए जाए कि अगर मैं किसी को नाम बताता हूँ तो उसको तुरंत में समझ में भी आ जाए कि व्हाट कंपाउंड आई एम टॉकिंग, एग्जैक्टली कौन से कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, वो अपने दिमाग में या पेपर पे उस नाम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सके, तो उसको पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ बेसिकली द आइडिया, इसलिए इस तरह के रूल्स किए जाते हैं। फिर कभी कभी होता है कि देर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी, ठीक है ना, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया बेसिकली, सो कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, मतलब ऐसा पता चला कि देर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी कहीं पे, सो दे विल डू इज़ बेसिकली दे विल देन अडेंट द रूल, उसको चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे रूल्स को, ये भी होता है, ओके। लास्ट टाइम जो रूल्स चेंज किए गए थे, आई थिंक दिस वाज इन 2002, उस समय ये रूल्स अपडेट किए गए थे, चेंज किए गए थे, तो काफ़ी जो बुक्स उसके पहले जो पब्लिश हुए थे उनमें पुराने वाले नए वाले रूल्स नहीं है, मतलब जस्ट सर्टन रूल्स, ओके। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो कन्फ्यूजन हटाने के लिए
कुछ रूल्स को चेंज किया जाता है सो दैट इट बिकम्स नाउ मोर क्लियर, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और उसको फिर एड्रेस करने के लिए दे डू दिस थिंग। समझ में आया क्या? सो ये रूल्स अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वी डोंट वांट टू रिमेंबर द और मेमोराइज द रूल, क्योंकि जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस में ये रूल्स जब तुम अप्लाई करोगे तो ये तुमको अपने आप याद हो जाएंगे रूल्स, ठीक है। कोई तुमको डिक्टेट करने को नहीं बोलेगा ये रूल्स कि बताओ सीरियल ऑर्डर में रूल 1 to 10, ऐसा कोई नहीं पूछने वाला तुमको, ऑलराइट। और अगर किसी ने पूछा उसको बोलना भैया नेक्स्ट जन्म में मत मिलना है, ठीक है ना, निकल जाना वहाँ से बेसिकली, राइट, बिकॉज इट्स अटरली यूजलेस टू, बिकॉज काफ़ी बार रूल्स नॉट इवन दैट ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर भी नहीं होता है, राइट। एवरी टीचर टीचर्स देम अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रैक्टिस, किस हिसाब से। तो ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरी, रूल्स मेमोराइजेशन इज़ नॉट नेसेसरी, यू नीड टू नो सर्टन थिंग्स कि अगर ये आता है तो इसमें अपन क्या यूज़ करेंगे, किस तरह से इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू नो दैट, एंड व्हेन यू यूज़ दीज रूल्स इन प्रैक्टिस तो तुमको ये रूल्स मालूम हो जाते हैं। ओके, दैट इज़ द आइडिया। तुमको कोई भी अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ये कंपाउंड है भाई, इसको आईपैक के हिसाब से नाम दो, ठीक है ना, ये तुमको बोलेगा। तो तुमको ये नाम आईपैक के हिसाब से देते आना चाहिए, नाम याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है तुमको सिर्फ जो स्ट्रक्चर है उसको नाम में कन्वर्ट करते आना चाहिए, तुम्हारा काम हो गया। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो तुमको सीधा सीधा 4 मार्क मिलेंगे। ओके, एग्ज़ाम में सिर्फ होता क्या है कि थोड़े कंफ्यूजिंग चॉइसेस दे सकते हैं, इसलिए रूल्स का मालूम रहना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रूल्स तुमने बहुत याद भी कर लिए, प्रैक्टिस ही नहीं किया ना तो कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रूल्स को याद करने की कोशिश भी मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस में इसको यूज़ करो। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दो, नाम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो, तो ये जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारी गलतियाँ ही नहीं होगी। ओके, बहुत ज़्यादा आजकल क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, नॉमेनक्लेचर के ऊपर, बट इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। भले तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए इस टॉपिक के ऊपर, नॉमेनक्लेचर के ऊपर। ओके, अभी ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली हो गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है। आ भी सकता है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं आएगा, आए भी है, ओके, लेकिन अभी कम हो रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल है क्योंकि तुमको रिएक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स तुमको देखने पड़ते हैं, इज़न्ट इट। तो तुमको वो सब कुछ समझ में आना चाहिए, इसलिए ये नॉमेनक्लेचर जो है ये फंडामेंटल हो जाता है। अंडरस्टूड है क्या? ठीक है, तो ये अपना बेसिक हो गया विथ रिस्पेक्ट टू नॉमेनक्लेचर। इसको अपन बेसिकली अभी नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।